हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग ऑन फ्यूचर एजुकेशनल ऐप। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने सॉल्यूशन चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने 12th पार्ट को जो कंटिन्यू करना था हमें। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टॉपिक भी बताए थे कि हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सॉल्वेबिलिटी। ये चैप्टर हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, जो पूरे चैप्टर को क्या करेगा, आगे कैरी ऑन करेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्वेबिलिटी को लेकर। अगर हम बात करते हैं कि सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, आप सॉल्वेबिलिटी को कैसे समझेंगे। देखिए, आप क्या करते हैं कि आपने एक सॉल्वेंट लिया, आप उस सॉल्वेंट की क्या करते हैं, अमाउंट को फिक्स कर दीजिए। अब आप फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो वो उस सब्सटेंस की क्या होगी, सॉल्वेबिलिटी होगी। यानी कि उस सॉल्यूशन की क्या होगी, वो सॉल्वेबिलिटी होगी। यानी सॉल्वेबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या होगा, द सॉल्वेबिलिटी एक्सप्रेस the maximum amount of solute which can dissolve in the specific amount of the solvent। इसको हम लोग रिटर्न भी करते हैं। कैसी डेफिनेशन बनेगी इसकी, solubility of a substance which express the maximum amount of the solute can dissolve in a specific amount of solvent। क्लियर, ये हमारी क्या होती है, डेफिनेशन। अब बात करते हैं सॉल्वेबिलिटी। क्या सॉल्वेबिलिटी किसी के थ्रू इफेक्टेड हो सकती है, यानी कोई ऐसे फैक्टर्स हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो सॉल्वेबिलिटी को क्या करेंगे, इफेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सॉल्वेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कि ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हमारे हैं जो सॉल्वेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर के बारे में। एंड फोर्थ हमारा होगा प्रेशर। यानी कि सॉल्वेबिलिटी जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो फैक्टर्स हमारे क्या हैं। पहला है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का कैसा नेचर है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है हमारा, टेम्परेचर यहाँ पर किस तरीके से अफेक्टेड करेगा, और यहाँ पर हम लोग प्रेशर को भी किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। अब जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं फैक्टर्स को, ये भी आपका दो पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट हमारा होगा ये, पहला जो सॉल्वेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड। एंड सेकंड पार्ट हमारा होगा सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड। क्लियर। यहाँ पर हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे मेनली, सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और यहाँ पर हम लोग इन फैक्टर्स को क्या करेंगे, इनके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ये देखेंगे कि ये फैक्टर्स किस तरीके से इनकी सॉल्वेबिलिटी को इफेक्टेड करते हैं। यानी किस फैक्टर के थ्रू हमारी सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज होती है और किस फैक्टर के थ्रू हमारी सॉल्वेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक हमारा सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड के बारे में। चलिए तो हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के बारे में। देखिए, अगर इस टॉपिक को हमें समझना है तो हमें पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर जो जब सॉलिड को जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमारा बनता है वो किस तरीके से हमारे टर्म्स को डिफाइन करता है। मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूशन क्या एक ही तरीके का बनता है, नहीं, यहाँ पर दो तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं। एक तरीके का सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है,
जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके पास 250 ml ऑफ वाटर है और आप उसमें मैक्सिमम 100 ग्राम चीनी यानी 100 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट जो शुगर इसके अंदर ऐड हो सकती है, अगर आप उतनी ही शुगर लेते हैं और उसमें डिजोल्व करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। अगर आप क्या करते हैं, उस मैक्सिमम अमाउंट से कम सॉल्यूट लेते हैं, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे शुगर आपकी 100 ग्राम थी, अगर आप 100 ग्राम से कम शुगर को क्या करते हैं, उसके अंदर डिजोल्व करते हैं, तो क्या होगा, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आपका होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि आप मोर सॉल्यूट को भी क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट फिक्स टेम्परेचर। जबकि हमारे पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें हम लोग मोर सॉल्यूट को कभी भी डिजोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। लाइक जैसे हमारा पहला पॉइंट हमने यहाँ पर बात की, व्हेन नो मोर सॉल्यूट dissolved in sugar solution at that temperature is called saturated solution। यानी कि अगर आप किसी शुगर सॉल्यूशन जो आपने लेट किया हुआ था पहले से ही, यानी जो आपको बन चुका है, अगर आप उसमें शुगर सॉल्यूट को और ऐड करते हैं और उसमें डिजोल्व वो क्या होती है, नहीं होती है, तो आपका क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने क्या लिखा, व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन शुगर सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व कर देता हूँ मैं इसमें, कैन डिजोल्व इन शुगर सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, व्हेन more amount of solute can dissolve in sugar solution at that temperature is called अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि आप मोर सॉल्यूट को भी डिजोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये दो टर्म्स हमारे बनते हैं, पहला और दूसरा, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर दो टर्म्स और भी देखेंगे जो प्रोसेस को बताते हैं, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, ये बात करता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो यहाँ पर बताता है। एक हमारा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हमारा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। आपने क्या किया, जब आप किसी भी शुगर सॉल्यूट को क्या करते हैं, वाटर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो जो शुगर सॉल्यूट आपका वाटर में डिजोल्व होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। यहीं पर अगर क्या हो, जो हमारा शुगर सॉल्यूट हो वो क्या करे, सॉल्यूशन में जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोलाइड करके क्या करे, उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए, यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको क्या हो, ऑब्टेन होने लगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। तो इसको भी नोट करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस के दौरान क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, व्हेन sugar solute dissolved in solution and sugar solute particles go into the लिक्विड, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। ये प्रोसेस आपकी क्या होगी, डिजोल्यूशन होगी। यानी व्हेन शुगर सॉल्यूट dissolved in solution and sugar solid particles
go into the liquid solvent, यानी liquid, this process is called dissolution. Clear? सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? When solid, यहाँ पे sugar solute कह सकते हैं आप लोग, when solid solute particles collide with other solute particles in solution and they precipitated out. This process is known as क्रिस्टलाइजेशन. यानी कि क्या होगा आपका डिजोल्यूशन क्या है, जब किसी शुगर सॉलिड को क्या करते हैं हम लोग वाटर में या फिर किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं. शुगर सॉल्यूट नहीं, आपका कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, जैसे कि NaCl लिया आपने, यानी आपका सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए और आपका लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए. जब आप शुगर सॉल्यूट को यानी कि सॉलिड सॉल्यूट को क्या करते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिजोल्यूशन. एंड जब आपका क्या हो, वो शुगर सॉल्यूट क्या होने लगे, सॉल्यूशन के अंदर ही दूसरे शुगर सॉल्यूट के पार्टिकल से या सॉल्यूट के पार्टिकल से क्या हो, कोलाइड करे, और कोलाइड करने के बाद क्या हो, वो उस बीकर के बॉटम पार्ट पर क्या हो, बॉटम पार्ट पर जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है उसके बॉटम पार्ट पर क्या होने लगे, जमा होने लगे, यानी कि PPT की फॉर्म में यानी प्रेसिपिटेटेड की फॉर्म में क्या होने लगे, मिलने लगे. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. क्लियर? तो ये बात हमने की कि शुगर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स में यहाँ पर हमें 4 टाइप के टर्म्स देखने को मिले, जो कि 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं और 2 यहाँ पर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर हम अगर इन चारों को अगर कंबाइनली देखा जाए तो यहाँ पर हमारी एक थ्योरी बनती है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बेस पर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करती है. क्या कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसकी डेफिनेशन करता हूँ और फिर बात करते हैं हम लोग इफेक्ट के बारे में. क्लियर? चलिए तो हम लोग उसकी डेफिनेशन लिखते हैं. हमारी डेफिनेशन क्या होगी सॉल्युबिलिटी की? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये होगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid solute, the maximum amount of solid solute can dissolve in specific amount of the solvent at the particular temperature is called solubility. इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सॉल्वेंट की अमाउंट को भी स्पेसिफिक लिया हुआ है यानी फिक्स लिया हुआ है. तो यहाँ पर अगर हम जैसे कि अभी तक हमने बात की थी सॉल्यूशन में, जैसे परसेंटेज बाई वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या फिर परसेंटेज बाई वॉल्यूम में हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने क्या किया था, सॉल्यूशन को क्या किया था, ग्राम के कंसीडर में 100 ग्राम लिया था या फिर वॉल्यूम के कंसीडरेशन में क्या किया था हमने 100 ml लिया था. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को फिक्स कर देंगे 100 ग्राम. अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट क्या होगा, डिजॉल्व होगा एट अ फिक्स टेम्परेचर पर, वही उसकी क्या होगी, एक्चुअल डेफिनेशन बन जाएगी. तो यहाँ पर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट which can dissolve in 100 gram of the solvent at a fixed temperature is called its solubility. It's called its solubility.
तो यहाँ पर हमने सॉल्युबिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पर हमारा पास क्या है, यहाँ पर हमारा पास फिक्स है कि सॉलिड सॉल्यूट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर या फिर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स किस तरीके से हमारे इफेक्टेड होती हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या होगा, यानी सबसे पहला फैक्टर क्या होगा जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा, वो होगा हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। तो हमारा पहला टॉपिक इसका क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। हमने यहाँ पर दोनों को ही एक साथ लिया हुआ है, इससे कि हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। अब नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट को कैसे समझेंगे, यानी यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हमारा दिया गया उसके नेचर पे बात करनी है। नेचर, अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या हमारा सॉलिड फॉर्म में है, हमारा जो हमारा सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, जबकि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। क्लियर, तो ये बात हमें समझ में आती है। दूसरी बात क्या है कि इनका नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर को समझते हैं। नेचर के बेस पर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को, चाहे वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हों चाहे वो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हों, उनको डिफाइन करते हैं दो तरीके से। एक होता है हमारा पोलर, एक होता है हमारा नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का आपको मालूम ही होगा, और जिस बच्चे को नहीं मालूम है उसको बता दूं, पोलर मॉलिक्यूल्स वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके एक तरफ, यानी कि मॉलिक्यूल्स के एक साइड में क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे साइड पर क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में हमारे पास दोनों ही, यानी कि मॉलिक्यूल, जैसे कि सपोज करो आपने O2 लिया, तो O2 के मॉलिक्यूल में क्या होगा, ना ही इस O पर कोई पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, दोनों पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि पोलर लाइक हमारा HCl लाइक हमारे होते हैं, चाहे आप NaCl ले लो, शुगर सॉल्यूशन ले लो, यानी ये सारे क्या होते हैं, हमारे पोलर होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि नेचर के बारे में समझना है। तो देखिए कि मैंने क्या किया, NaCl लिया और NaCl को मैंने वाटर में डिजोल्व किया, तो वाटर में डिजोल्व होती क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा हमारा पोलर, मैं पोलर को पीछे शो करता हूँ शॉर्ट में। अब NaCl को मैंने वाटर में मिक्स किया तो क्या हो गया, इजीली डिजोल्व हो गया। मैंने शुगर को लिया, शुगर को डिजोल्व किया, वो भी डिजोल्व हो गया। अमोनियम क्लोराइड लिया, वो भी डिजोल्व हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पोलर मॉलिक्यूल में ही क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, NaCl को मैंने बेंजीन के साथ मिक्स किया, यानी बेंजीन में डाला। अब NaCl तो आपका पोलर है और बेंजीन कैसा आपका है, नॉन पोलर। जैसे ही मैंने NaCl को बेंजीन में डाला तो क्या हुआ, NaCl बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि पोलर सॉल्यूट या फिर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ कभी भी क्या होता है, एक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता या फिर आप उसमें डिजोल्व नहीं होता है। अगर डिजोल्व होगा भी तो वेरी स्लाइटली या फिर वेरी लेस सॉल्युबिलिटी शो करेगा, यानी 1% 2% में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जो कि हमारे लिए क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर हमने देखा कि पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है। हमने दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे कि मैं लेता हूँ नेफ्थलीन। सभी जानते हैं नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती है हमारे पास, या फिर हम यहाँ पर ले लें एंथ्रासीन ले लें, इनकी बॉल्स को लें, या इनकी बॉल्स को जैसे हम लोग बेंजीन में क्या करते हैं, डालते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। यानी नेफ्थलीन की बॉल्स को अगर बेंजीन में पुट करें या एंथ्रासीन की बॉल्स को हम लोग क्या करें, बेंजीन में पुट करते हैं तो क्या होता है, ये आसानी से डिजोल्व हो जाती हैं। लेकिन वही बात करता हूँ मैं NaCl को लेकर, NaCl को जैसे मैं बेंजीन में डालूंगा तो हमारा डिजोल्यूशन नहीं होगा, यानी हमारे पास NaCl के जो पार्टिकल्स होंगे वो बेंजीन में डिजोल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, नॉन पोलर, जबकि ये क्या है, नॉन पोलर, जबकि ये क्या था हमारा, पोलर है, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर। यानी आपको यहाँ पर नोट वाली बात क्या लगी, यानी कि यहाँ पर पोलर में डिजोल्व हो रहा है, नॉन पोलर में डिजोल्व हो रहा है। पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो रहा है, जबकि पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमने क्या देखा कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्युबिलिटी में डिजोल्व होगा।
नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। यानी कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होने चाहिए, एक ही नेचर के होने चाहिए। तो इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक्स। यहाँ पर जो पहला लाइक होता है वो सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल को डिजाइन करता है, यानी कि एक्सप्रेस करता है, और जो बाद वाला लाइक होता है वो सॉल्वेंट के नेचर को बताता है कि दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने समझा कि हमारे पास अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो क्या होगा, वो नॉन पोलर में सॉल्वेंट में ही क्या होगा, डिजॉल्व होगा। क्लियर। आप इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी हमारा सेकेंड फैक्टर होगा जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बेस पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मेनली दो टाइप की रिएक्शन को समझना है। यहाँ पर जो हमारी टेम्परेचर के बेस पर जो रिएक्शंस होती है वो किस टाइप की होती है। देखिए जो हमारी टेम्परेचर के बेस पर जो हमारी पहली रिएक्शन होती है इसका नाम बता रहा हूँ मैं आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे आप लोगों ने 9th या फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए, जब आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इन टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसमें हीट क्या होती है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट का मिक्स करने के लिए हमें कुछ अमाउंट में हीट क्या होगी, देनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। यानी यहाँ पर हीट का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमें क्या रखना है यहाँ पर, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी इस केस में क्या हुआ, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है बाई रिएक्टेंट्स के थ्रू। रिएक्टेंट हमारे सॉलिड और सॉल्वेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा डेल्टा एच यानी हीट जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी यानी डेल्टा एच जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एच जो हमारा होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ हमारा कि जो डेल्टा एच होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। क्लियर। तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हमने क्या देखा कि सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स होने के लिए क्या चाहिए, हमें हीट की जरूरत पड़ती है, यानी हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, बी, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हीट का इवोल्यूशन, हीट ऑफ इवोल्यूशन। हीट ऑफ इवोल्यूशन में क्या होगा आपका, जैसे कि आपके पास सॉल्यूट था और सॉल्वेंट, जैसे ही आप इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, कुछ अमाउंट में आपकी क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अब यहाँ पर जो डेल्टा एच पॉजिटिव मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मैंने क्लास 11th में हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, तो वहाँ पर हमने बात की थी एंथैल्पी के बारे में। ये टॉपिक वहीं से लिया हुआ है। इस बच्चे ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो 11th के थर्मोडायनेमिक्स के मेरे वीडियोज़ को देखे, और या जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो वो जानते होंगे कि इस तरीके से डेल्टा एच यानी एंथैल्पी जब हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, यानी हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो एंथैल्पी पॉजिटिवली आती है। जब हीट का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, तब क्या होता है, हीट हमारी नेगेटिवली आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ऑफ इवोल्यूशन हो रहा है, यानी यहाँ पर हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, यानी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है अगर, तो क्या होगा, तो डेल्टा एच होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि इसका मतलब जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। तो यहाँ तो हमने ये समझा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो आप इसी को यहाँ पर रिलेट कीजिए टेम्परेचर के बेस पर, कि अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हमारी टाइप्स की होती हैं, अगर उसमें मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से उसे हीट मिलेगी। यानी कि इस टाइप की रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा यानी हीट दूंगा तो क्या होगी, इजीली सॉल्वेबल हो जाएंगे और सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। मतलब एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारा जो सॉल्विलिटी होती है, जो हमारी सॉल्विलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी एक्सोथर्मिक में, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इन दोनों को मिक्स करते क्या हो रहा है, हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी हीट बाहर निकल रही है। और आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर इनको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी। अब हीट बढ़ते ही क्या होगा, हीट के बढ़ते ही यहाँ पर ये आपस में मिक्स हो पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, ये आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, हीट का इवोल्यूशन, और हम क्या कर रहे हैं, उल्टी प्रोसेस, यानी हीट दे रही हैं, तो क्या होगा, ये इजीली मिक्स नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। क्लियर। तो आपने यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन देखी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हमारा क्या है, एक्टोथर्मिक रिएक्शन। अब आप इसके एग्जांपल को समझिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिया NaNO3, या फिर आप ले लीजिए Ki, ठीक है ना। अब इनमें से दोनों में से क्या करो, इन दोनों को यहाँ पर और कर देता हूँ मैं, यहाँ पर NaNO3 और Ki, जैसे आपने ये ले लिया। क्लियर है। अब आप इनमें से किसी एक को भी क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो वाटर के अंदर जैसे डिजोल्व करेंगे, प्लस मैंने क्या किया, वाटर। अब मैंने जैसे ही वाटर लिया, तो जैसे अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व किया, तो मैं क्या देखता हूँ, ये रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन को हीट देना पड़ेगा, यानी कि इसको जैसे हम हीट देंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ी, यानी इनको जोड़ने के लिए चाहे हम यहाँ पर NaCl ले लें, इनको मिक्स कर दें, चाहे हम यहाँ पर NaNO3 भी ले लिया था, KCl ले लें, KNO3 ले लें, तो जितने भी हमारे पास एल्कलाइन सॉल्ट होते हैं हमारे, उसको हम क्या करते हैं, खास तौर से सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं या पोटेशियम के बारे में, इन सब के बारे में। तो जैसे हम इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो क्या होता है, इनको हमें हीट देनी पड़ती है, और हीट जैसे ही देंगे तब जाके हमारा सॉल्यूशन बनेगा। और ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ा हो तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि वैन सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर Ki, इन सबको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते ही, और टेम्परेचर जैसे ही इनका इंक्रीज करेंगे क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं इनके साथ हम दूसरी केस की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आपने लिख लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर और करके आप लिख लीजिए कैल्शियम सल्फेट, आप ये भी ले सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, अगर इनको आप अगर क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा, तो साथ में क्या होगा, यहाँ पर हीट का इवोल्यूशन होता है, यानी यहाँ पर हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। यानी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इस केस में डेल्टा एच कैसा हमारा, ग्रेटर देन 0, और इस केस में हमारा क्या है, लेस देन 0। क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इस केस में हमारा डेल्टा एच लेस देन 0 है, यानी यहाँ पर हीट बाहर निकल रही है, आप हीट देंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डाउन होगी। इस केस में, इस एग्जांपल में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारी, वो भी बढ़ती है। तो इस वाले एग्जांपल में देखिए, टेम्परेचर को जैसे आपने इंक्रीज किया तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो आपने यहाँ पर दो केस पढ़े हैं, जिसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेस्ड होता है और दूसरा एंडोथर्मिक। यहाँ पर एक तीसरा भी केस है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस तीसरे केस की तरफ बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम अपने थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में क्या होगा, हम यहाँ पर उन सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे जो क्या होंगे, जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ इरेगुलर बिहेवियर शो करेगी। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि मेरे पास कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, आप जैसे ही क्या करते हैं, आप उसको हीट करते हैं, सभी नहीं ज़्यादातर। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो एक टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ केस नंबर 3, सॉल्युबिलिटी शो इरेगुलर बिहेवियर विद टेम्परेचर। इसमें हमने लिया हुआ है हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि वाटर कंटेन करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10 की बात कर रहा है, यानी डेका वाटर के लिए हमने यूज किया है हाइड्रेट, यानी डेका हाइड्रेट सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, 32.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं। अब जैसे ही ये टेम्परेचर इससे अबव जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा सब्सटेंस है, जिसमें जो वाटर के कंटेनिंग यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को सिस्टम से सराउंडिंग में भेज देगा, यानी कि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, और हमारे किस में चले जाएंगे, सराउंडिंग में। और ये किस फॉर्म में मिलेगा, एनहाइड्रस सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, सोडियम सल्फेट। क्लियर। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, हम इसके 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी जैसे ही टेम्परेचर हमारा 32.8 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही नीचे जाता है, यानी डाउन जाता है, तो क्या करता है ये सब्सटेंस, यानी कि ये वाला क्या करता है, ये सराउंडिंग से जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सराउंडिंग से क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, और वापस से किस में चला जाता है, वापस से हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इसकी सॉल्बिलिटी कैसे इफेक्टेड हुई। यहाँ पर सॉल्बिलिटी क्या होती है कि जब आप उसको टेम्परेचर हीट करते हैं, ये धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है पहले तो ये बहुत जल्दी जल्दी इसकी सॉल्बिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम टेम्परेचर पहुँचने के बाद यानी इस टेम्परेचर पर जैसे पहुँचेगा, यानी कि अगर मेरे पास केवल सिंपल कंपाउंड है और मैं उसको क्या करता हूँ वाटर में डालता हूँ, तो एक टाइम पर क्या होगा कि वो इस टेम्परेचर तक पहुँचने के बाद यानी इस टेम्परेचर तक पहुँचेगा तो वो कैसा है हाइड्रेटेड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा वो एनहाइड्रस में चेंज हो गया है, जिसने वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर दिए निकालने शुरू कर दिए। और जैसे ही मैंने इस टेम्परेचर से नीचे गया तो क्या हुआ, इसने वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लिया एब्जॉर्ब भी कर लिया। यानी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसने क्या किया होगा, यहाँ पर इसने दोनों ही कंडीशन की एक तरीके से। क्लियर है ना, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ना ही मुझे हीट का इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ना ही हीट का एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली में क्या होता है, ये हीट के बारे में बात नहीं करता, ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहा है इवोल्यूट कर रहा है, या फिर वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहा है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम हीट को देखने की नहीं मिलती है कि हमें हीट देखने को मिल रही हो कि हीट हमारी निकल रही है या फिर इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है। यानी इसमें क्या होता है नो हीट ऑफ इवोल्यूशन एंड नो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमें नोट क्या याद रखना है, नोट है यहाँ पर इन दिस केस देयर इज नो हीट ऑफ इवोल्यूशन एंड no heat of absorption, no heat of evolution and no heat of absorption। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टेम्परेचर भी हमारा लगातार क्या करता है वेरी करता है, यानी कि यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं। इन सेकंड पॉइंट पर हमारा क्या होगा, when temperature is increased the solubility will be increased at a certain temperature। ये बात आपको याद रखनी है। then solubility will be decreases with increases in टेम्परेचर। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले केस में जब टेम्परेचर आपने क्या किया था इंक्रीज किया था, तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है एक सर्टेन टेम्परेचर पाने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो गई डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। कब, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। यानी टेम्परेचर हमारा लगातार कंटिन्यूस बढ़ रहा है। शुरुआती यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में हमने क्या देखा, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड उसके बाद क्या होता है एक टेम्परेचर फिक्स होने के बाद, यानी एक टेम्परेचर के पहुंचने के बाद, यानी एक टेम्परेचर अटेन करने के बाद क्या होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 3 केस पढ़ी। फर्स्ट केस हमारा क्या है, देखिए जरा शॉर्ट फॉर्म में देखता हूँ यहाँ पर हमारा केस नंबर 1। यहाँ पर हमारा केस नंबर 1 किसके लिए था, एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आपने क्या देखने को मिला, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या था हीट का एब्जॉर्प्शन। यानी यहाँ पर क्या हुआ है हीट, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्लियर। सेकेंड हमारा केस क्या था, केस नंबर सेकेंड जो बात करता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने बात क्या की, यहाँ पर हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। और केस नंबर 3 हमारा क्या है ये वाला, जिसमें क्या होता है हमारा यहाँ पर हमने अभी क्या लिखा था नो हीट, ये रहा देयर इज नो हीट ऑफ इवोल्यूशन एंड नो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर। तो इस तरीके से हम बात करते हैं हीट यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्लियर। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
जब हम लोग अपना अगले पॉइंट पर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड टर्म्स यानी थर्ड फैक्टर जो हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कैसे यहाँ पर समझेंगे। और आप यहाँ पर ये देखिए कि जो आपके पास सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और सॉलिड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉल्वेंट आपका किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। वो क्या होता है, वो भी या तो इनकम्प्रेसिबल है या फिर वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल। यानी कि बात कर रहा हूँ मैं सॉल्यूट के बारे में। आपका सॉलिड कैसा है, यहाँ पर सॉलिड है। और सॉलिड का नेचर कैसा है, यहाँ पर इनका नेचर कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल यानी इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी बाई प्रेशर, यानी आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है इनके मॉलिक्यूल्स को। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हमारे किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म जो हमारा होता है वो कैसा होता है, वो या तो हम कह सकते हैं ये भी इनकम्प्रेसिबल या फिर वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल। यानी कि यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी जो सॉलिड फॉर्म में है वो या तो इनकम्प्रेसिबल है। जो लिक्विड पार्टिकल हमारे हैं यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स यानी जो सॉल्वेंट हैं वो कैसे हैं, या तो इनकम्प्रेसिबल या फिर क्या है, वो वेरी स्लाइटली, यानी हम उनको एक तरीके से क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। यानी अगर हाँ यहाँ पर हमारे दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं। तो आप कितना भी इनके ऊपर प्रेशर लगाइए, कितना भी प्रेशर लगाओगे तो भी इनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, पास पास नहीं आ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड यानी जो हमारा सॉल्वेंट है उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कुछ पास पास आ जाएंगे हमारे, लेकिन उससे हमारी सॉल्युबिलिटी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी हमारी बहुत ना के बराबर यानी वेरी लिटिल अमाउंट में, यानी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में, या फिर हम कह सकते हैं वेरी स्लाइटली अमाउंट में क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल समझिए, जैसा कि आपने लिया है NaCl सॉल्यूशन, यानी कि हमने NaCl सॉल्यूशन लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही 500 atm प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है ना, हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ओनली 2.3% ही क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब बताइए ये जो आपकी जो वैल्यू है वो कैसी है, वेरी स्लाइटली अमाउंट, या फिर हम कह सकते हैं इन सिग्निफिकेंट वैल्यू। इन हमारी जो वैल्यू मिली है ना, सॉल्युबिलिटी जितनी परसेंट इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, बहुत कम हुई है। मतलब यहाँ पर अगर हम प्रेशर कितना भी बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा हाई भी कर दें, तो भी सॉल्युबिलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, सॉल्युबिलिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। बहुत क्या होती है, नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या होती है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। यानी हमारा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है वो मेनली बेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला पार्ट हमारा है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। लाइक डिजोल्व लाइक पर डिपेंड करता है, यानी पोलर पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। सेकंड हमारा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने बात की थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हीट बाहर निकलती है, मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आप हीट देते हैं तब जाके सॉल्यूशन बनता है, मतलब वहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, उसमें सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी। थर्ड केस में आपने ये देखा था कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे हैं जो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर के साथ इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मैंने आप बात की थी सोडियम सल्फेट के बारे में, क्योंकि हाइड्रेटेड कंपाउंड था, आपने उसको हीट किया तो क्या हुआ, शुरुआती दौर में क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या हुआ, आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर पर पहुँचने के बाद क्या हुआ, वो जो हमारा सब्सटेंस था उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारी सॉल्युबिलिटी थी वो वेरी करने लगी टेम्परेचर के इंक्रीजिंग के साथ। क्लियर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने क्या देखा, सॉलिड पार्टिकल और जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल हैं दोनों ही कैसे हमारे इनकम्प्रेसिबल नेचर के हैं, तो प्रेशर का इनमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये आपका टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट अपना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड या गैसेस इन लिक्विड्स। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। देखिए यहाँ पर भी हमारा पहला ही फैक्टर्स, देखो इसमें हमारे पास कोई नया टर्म्स नहीं है, जैसा हमने वहाँ पर बात की थी डिसोल्यूशन के बारे में या इस तरीके से, वहाँ पर भी सैचुरेटेड ही था, यहाँ पर भी ऐसे सैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वहाँ पर पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा।
डिजोल्यूशन या क्रिस्टलाइजेशन था वो हमारे केवल सॉलिड के लिए ही था, गैस के लिए नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे फैक्टर्स के बारे में। क्लियर? तो पहला फैक्टर हमारा यहाँ पर क्या होता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। जैसा कि हमने वहाँ पर देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड था, तो उसमें भी हमने क्या देखा था कि वहाँ पर हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो पोलर मॉलिक्यूल्स में ही डिजोल्व हो रहे थे, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, नॉन पोलर में ही। बिल्कुल सिमिलर ही यहाँ पर भी केस काम करेगा। जैसे हमारे पास अमोनिया है, ठीक है ना, तो ये कैसा हमारा है, नॉन पोलर है, तो ये क्या होगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा इजीली। यहाँ पर जितनी भी हमारे पास नॉन पोलर गैसेज होती हैं, जो हमारे जैसे HCl की वेपर से ले ली जाए, वो भी वाटर में क्या हो जाएंगी, इजीली डिजोल्व हो जाएंगी। CO2 ले लिया जाए, वो भी वाटर में क्या हो जाएगी, इजीली डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें H2, O2, N2 या फिर जितनी भी नोबल गैसेज हैं, यानी जो नॉन पोलर नेचर की हैं, अगर मैं किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करता हूँ तो डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करूँगा तो डिजोल्व नहीं होगी। यानी यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर काम होगा। पोलर सॉल्यूट कैन डिजोल्व इन ओनली पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? अगर आप उल्टा करते हैं, यानी नॉन पोलर को पोलर में या पोलर को नॉन पोलर में डिजोल्व करेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर या तो स्लाइटली सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी या फिर आपको सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी, यानी सॉल्युबल होगा ही नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम पहले टॉपिक की बात करते हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी हमें एक ही टर्म याद रखना है, कौन सा, लाइक डिजोल्व्स लाइक। क्लियर? तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, यानी जो सॉल्यूट हमारा गैस, वो क्या है, गैस ऑलरेडी कैसी है हमारी, अगर नेचर वाइज देखी जाए, गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स को जैसे ही लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे, अब आप उस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में ऑलरेडी डिजोल्व हैं, वो क्या होंगे, वो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन की सरफेस से ऊपर चले जाएंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनकी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या बात करी, व्हेन इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर, यहाँ पर आप उसको उल्टा लिख सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज, या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड विल बी डिक्रीज। क्लियर? यानी यहाँ पर बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर को जैसे बढ़ाएंगे, यानी हीट देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और वो क्या होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही क्या होंगे, वो सॉल्यूशन के सरफेस को लीव करके क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, या फिर जो हमारा एम्प्टी स्पेस यहाँ पर जो खाली था उसमें चले जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, यहाँ पर सी पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर यहाँ पर किस तरीके से इफेक्ट करता है, देखिए। अब आपने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर, जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड है, और वो कैसा है हमारा, इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में है, वो गैस की फॉर्म में है, और गैस के फॉर्म में अगर बात की जाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल,
अगर हाईली कंप्रेसिबल है तो क्या होगा, आप प्रेशर को जैसे जैसे क्या होंगे बढ़ाएंगे, यानी इनके ऊपर क्या करेंगे, जैसे गैस के ऊपर आप जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे उस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जल्दी से जल्दी डिजोल्व होना स्टार्ट कर देंगे और वो उसमें आसानी से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यानी हम यहाँ पर बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, व्हेन increases in pressure solubility of gases in liquids, solubility of gases in liquids will be क्या होगा, लिख देता हूँ मैं, will be increased। क्लियर। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को अप्लाइड करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में इजीली क्या हो जाएंगे, डिजोल्व होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बात की इस तरीके से तीनों फैक्टर के बारे में। अभी आपका ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से ही जुड़ा हुआ है आपका नेक्स्ट टॉपिक हेनरीज लॉ, यानी कि किस तरीके से हेनरीज लॉ ने हमारे रिलेशनशिप दिया था, क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप जो गैस को और लिक्विड के सॉल्वेंट को जोड़ता है। तो आज का टॉपिक हम अपना यहीं क्लियर करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि हेनरीज लॉ क्या है, उसका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनका लॉज क्या था, उसके ऊपर बेस्ड हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है ना। और उनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं आपको बता दूं एक बात कि मैंने आपकी ऐप पर कंसंट्रेशन की सीट्स डाल दी है, टॉप 10 क्वेश्चन की भी एक सीरीज है जिसमें 10 क्वेश्चन जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डाले हुए हैं, और मैंने परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, इनके ऊपर बेस्ड भी मैंने क्वेश्चंस क्या किए हुए अलग अलग करके डाले हुए हैं। तो 2 शीटें आपकी डाली हुई हैं, आप क्या करेंगे 4 से 5 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी उन शीट्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप उनके नोट्स को क्या करेंगे बनाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे सेंड करेंगे। क्लियर। जिस बच्चे को अभी तक के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पर वो क्वेरीज को पूछ सकता है, या क्वेश्चंस करने में कोई क्वेरीज आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उसको भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जिस बच्चे को एक आध क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्वेश्चन नंबर भेज दे, मैं उसको उसका आंसर भेज सकता हूँ। क्लियर। तो देखिए आपका यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड क्या होता है, आपका खत्म होता है। आपका इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में, तो यही हम आगे कल बढ़ाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी लॉज के बारे में। क्लियर। तब तक आप इस टॉपिक्स को क्या करेंगे, रीड करेंगे। अगर किसी भी कंसेप्ट में जो पिछले आपके बेसिक कंसेप्ट्स के हैं चाहे पर, या फिर आपका जो आज का टॉपिक है, अगर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 1-2 बार और देखिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। वैसे मुझे श्योर है कि आपको किसी भी वीडियो को अगर आप एक बार और देखेंगे तो आपको जो क्वेरीज आ रही है वो आपके आना बंद हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।